गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार में सामाजिक परिवर्तन पर हमने कल बात की थी। आज इसी क्रम में आज इसका मैं भाग 2 करके वीडियो अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर। तो सामाजिक परिवर्तन पर ही हम आज चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की। जैसा कि मैंने कल बताया आपको कि सामाजिक परिवर्तन होता क्या है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो समाज है वो एक जैसा नहीं रह सकता, हम उसे स्थिर रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो समय की मांग, व्यक्तियों की सुविधाओं की मांग, इन सब चीज़ों को देखते हुए समाज में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आज हम मुख्य रूप से इन 4 बिंदुओं पर बात करेंगे कि जो सामाजिक परिवर्तन है इसका स्रोत क्या है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य परिवर्तन का स्रोत है, आविष्कार सामाजिक परिवर्तन का स्रोत है, और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का क्या महत्व है इसकी हम चर्चा करते हुए सामाजिक परिवर्तन कैसे लाएं इसकी हम बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे मनुष्य जो परिवर्तन का एक स्रोत के रूप में हम उसे मानते हैं, तो मनुष्य क्या है? मनुष्य से ही जो ब्रह्मांड है, ये जगत है, इसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में हम इसे स्वीकार करते हैं। बुद्धिजीवी है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए समाज में प्रकृति के प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों के माध्यम से वह अपने जीवन को सरल और सुचारू रूप से चलाता है। तो मनुष्य कहीं ना कहीं परिवर्तन का स्रोत हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि समाज की जो संस्कृति है, जो समाज है, उसका स्तंभ की बात करें तो वह मनुष्य ही है। वह समाज की इकाई के रूप में या संस्कृति के जनक या पोषक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं होती हैं और उनकी पूर्ति के लिए वह क्या करता है? सामाजिक संगठन, संस्थाओं का निर्माण, सामाजिक व्यवस्थाएं इस प्रकार करता है। जब समय के साथ इसमें परिवर्तन लाया गया या परिवर्तन को महसूस किया गया, तो मनुष्य ने क्या किया? सांस्कृतिक संसाधनों की उपलब्धि में लीन रहकर उसके प्रसार का भी प्रयास किया। परंतु मनुष्य क्या है? कर्मठ जीव है। वह प्रकृति पर विजय पाने और उसे अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करता है, संघर्षों से जूझता है। आज के समय में यदि हम देखें तो पहले के समय में क्या था? सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है, मतलब राहु केतु वाली कहानी की मान्यता थी। लेकिन आज के समय में हम क्या जानते हैं? हमने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, हमने प्रकृति को भी अपने वश में करने का प्रयास किया, हमने उन चीज़ों के बारे में भी जाना जिन तक पहुंचना असंभव सा था। तो हमने अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष की खोज है, ये सारी चीज़ के हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, पृथ्वी कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी दूरी क्या है, सूर्य से प्रकाश आता है, पानी, तो ये सारी चीज़ों को जब हमने मनुष्य ने इस पर विजय प्राप्त कर इस पर बात की, तो कहीं ना कहीं क्या परिवर्तन हुए। अब हमें पता है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, किस वजह से होता है। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा हमने अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया। पहले लंबे समय की दूरी क्या होती थी? हम पैदल चल के उसको तय करते थे। आज के समय में कुछ ही क्षणों में हम हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, क्योंकि हमने नए नए आविष्कार किए। तो इस तरह से मनुष्य और आविष्कार दो एक ऐसे बिंदु है जो कहीं ना कहीं परिवर्तन के स्रोत में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं, और समाज में हो रहे जो परिवर्तन है उनके द्वारा इनकी हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अगर मनुष्य की हम बात करें तो इसमें क्या है? मनुष्य ने शिक्षा ग्रहण की, मनुष्य ने जानकारी हासिल की, धीरे धीरे वह इस योग्य बन गया कि उसने अपनी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की सुविधाओं में क्या किया? उसने परिवर्तन किया। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी परिवार है, धार्मिक संघ है, सामाजिक संघ है, प्रचार है, विज्ञापन है, आकाशवाणी है, इस तरह विचार गोष्ठियां हैं, इनके द्वारा मनुष्य क्या करते हैं? परिवर्तनों को प्रसारित करते हैं और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो इसको समझना जटिल नहीं है कि ये परिवर्तन पूर्व नियोजित होते हैं या विचारपूर्ण होते हैं। मुख्य रूप से हम बात करते हैं जो परिवर्तन मनुष्य के लिए सुखदायक होते हैं या संतोषप्रद होते हैं, मनुष्य उन्हें स्वीकार करता चला जाता है। अगर हम बात करें आविष्कार की कि आविष्कार क्या है, तो आविष्कार मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जो सृष्टि है उसमें मनुष्य कितना विकसित हो रहा है, आज कितना विकासशील हो गया है मनुष्य, इसकी बात करता है।
जो मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समय समय पर करता रहता है नए नए आविष्कार। आवश्यकता ही एक प्रकार से आविष्कार की जननी है, क्योंकि जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ी तब हमने नई नई खोज करना प्रारंभ किया। जैसे कि हमारी आवश्यकता बढ़ी, हम बहुत दूर दूर रहने लगे, हमें एक दूसरे से बात करनी है, तो हमने क्या किया, टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। संचार के माध्यम से हम अपनी बात इधर से उधर पहुंचा सकते हैं। फिर जब हमें आवश्यकता पड़ी कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कम समय में लंबी दूरी तय करनी है, तो हमने ट्रेन का आविष्कार कर दिया, हमने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो हमारी आवश्यकताएं थी, हमें ठंडा पानी पीना है, हमने फ्रिज का आविष्कार कर लिया। हमें गर्मी लग रही है, हमें ये गर्मी वाले टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर में लाना है, तो हमने कूलर, एसी, पंखे इस तरह के आविष्कार किए। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो ही आविष्कार की जननी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं। और ये जो आविष्कार है ये कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन के स्रोत के रूप में हम इन्हें जानते हैं, क्योंकि पहले के समय में जब ये सुख सुविधाएं नहीं थी, ये सारे आविष्कार नहीं थे, तो सामाजिक स्थितियां जो थी वो अलग थी। और आज के समय में जब ये आविष्कार हुए और इनको मनुष्य ने अपने दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तु के रूप में धारण किया, तो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन भी हुआ। लोगों के रहने का तरीका बदल गया, लोगों की बातचीत, लोगों के मतलब व्यवहारिक रूप से उसमें परिवर्तन आया। जब मनुष्य में व्यवहारिक रूप से परिवर्तन आएगा तो स्वाभाविक है कि समाज में भी परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य और आविष्कार सामाजिक परिवर्तन के स्रोत के रूप में हमने इन्हें जाना। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के महत्व को। तो जो सामाजिक परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं साविधिक एवं अविधिक शिक्षा साधनों द्वारा उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे कि हम देखते हैं कि एक तरह से कुछ चीजें क्या होती हैं, संयोग की बात होती है या कुछ चीजें पूर्व नियोजित होती हैं। ऐसी विचारधारा को क्या आप स्वीकार कर सकते हैं? नहीं ना। ये संयोग द्वारा होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? जो संयोग से परिवर्तन हो जाए समाज में, तो वो कहीं ना कहीं सुखदायक भी होते हैं और दुखदायक भी होते हैं। संयोग के द्वारा परिवर्तन किस प्रकार से? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप लीजिए, कोई मनुष्य है, वो बहुत ही गरीबी वाली जिंदगी जी रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत कमजोर है, और एक प्रकार से उसे अनायास धन की प्राप्ति हो जाए तो उसका जीवन तो बहुत सरल हो जाएगा, वो सुखमय जीवन की ओर अग्रसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वही अधिक धन जो उसे प्राप्त हुआ है वो उसके लिए हानिकारक हो जाता है, यानी कि वो उसे बिना मेहनत किए प्राप्त हो गया है, तो उसका वो दुरुपयोग भी कर सकता है। तो इस तरह अनायास होने वाली चीजें, अनायास प्राप्त होने वाली चीजें जिन्हें हम पूर्व नियोजित नहीं मान सकते हैं, तो इस तरह प्राप्त होने वाली चीजें कहीं ना कहीं अगर हम परिवर्तन से उन्हें जोड़ें, समाज में जो इस तरह के अनायास परिवर्तन होते हैं वो समाज के लिए कभी कभी लाभकारी भी होते हैं और कभी कभी लाभकारी नहीं होते हैं। लेकिन जिन परिवर्तनों को धीरे धीरे लाया जाता है समाज में, वो मुख्य रूप से समाज में इस प्रकार का परिवर्तन लाके उसको लंबे समय तक के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और समाज में एक तरह से वांछित नियंत्रण के माध्यम से उसके दुष्परिणामों से हम बच सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम किस प्रकार से इसमें सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम अनुसंधान, अन्वेषण या परीक्षण शिक्षा प्रसार द्वारा ही लाए जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, जितने भी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन तीव्र और नियंत्रित हम करना चाहते हैं उन्हें हम अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे मानव की कल्पना शक्ति एवं क्या है मनोवृत्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अनुसंधान, अन्वेषण इस प्रकार की प्रवृत्तियों से संतुष्टि मनुष्य को प्राप्त होती है। और संतुष्टि व्यक्ति के लिए क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं इस ओर अग्रसर करता है कि वो नई नई चीज़ों की खोज करे और पुरानी मान्यताओं को छोड़े। क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि जब पेड़ होता है उस पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने पत्ते गिर जाते हैं। तो अगर हम नवीनता को स्वीकार कर रहे हैं तो कुछ हम अपनी पुरानी चीज़ों को भी हमें क्या करना पड़ता है, भूलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो शिक्षा कहीं ना कहीं इसमें बहुत सहयोग प्रदान करती है। यह बात सत्य है कि व्यक्ति की जो कल्पना है, जो विधायकता की प्रवृत्ति है उसके अंदर, वह
मिलकर सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन लाया करती है। परंतु कल्पना को प्रेरणा देने वाला या विधायकता को संतुष्ट करने वाला या अध्यवसान करने वाला, अवसर देने वाला स्रोत एकमात्र वह लक्ष्य एवं दिशा है जो शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के महत्व को हमने देखा। हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से आप ला सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है और उस पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। इसे समझने के लिए आप मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम सामाजिक परिवर्तन को ला सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन दो रीतियों से लाया जा सकता है। पहला, संगठित एवं नियोजित रूप से धीरे धीरे परिवर्तन लाना। दूसरा, क्रांति एवं आंदोलन द्वारा यकायक परिवर्तन लाना, यानी कि एकदम से परिवर्तन हो जाना। अब इनको कैसे आप समझेंगे, धीरे धीरे परिवर्तन और एक साथ अचानक परिवर्तन हो जाने से? तो इन दोनों विधियों में हम बात करते हैं कुछ उदाहरण की। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रथम विधि विशेषकर उपयोगी और संतोषजनक भी होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ें हमारे समाज में धीरे धीरे आती हैं तो उसे व्यक्ति को स्वीकार करने में या उसे संजोकर रखने में उसे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एकाएक आए परिवर्तन में वहाँ उसे बहुत ही दिक्कत होती है। जैसे कि हम बात करें कि पहले के समय में लोग शिक्षित नहीं थे, परिवार में एक व्यक्ति शिक्षित था, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि ये चीज़ें परिवर्तित हुई, धीरे धीरे हुई। अब हर घर में हर व्यक्ति को शिक्षित बनाने का हमने प्रयास किया शिक्षा के द्वारा, या समाज में इस तरह का परिवर्तन हुआ कि हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए था। जैसे पहले के समय में सिर्फ वैदिक कालीन शिक्षा को यदि हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ कुछ ही वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन आज के समय में वर्ग का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे आया, तो इसको हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यदि हम सडनली बात करें, कोई युद्ध हो जाए, हम किसी के अधीन हो जाए, तो इस तरह का परिवर्तन है वो एकदम सडनली आता है, तो वहाँ पर व्यक्ति को समायोजन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से आज हमने बात की मनुष्य के परिवर्तन का स्रोत, आविष्कार, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के परिवर्तन की। कल हम बात करेंगे इसी क्रम में सोशल चेंज जो है, आप इसके भाग 3 की बात करेंगे।